गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे बायोमोलिक्यूल के पॉलीसैकेराइड टॉपिक के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला दो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। मोनोसैकेराइड खत्म हो गया, डाइसैकेराइड खत्म हो गया। आज हम लोग पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, जहां पर हम आपसे बातचीत करेंगे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, जो पॉलीसैकेराइड के तीन एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं के स्ट्रक्चर के बारे में आज ये क्लास होने वाली है आपके लिए खास। और लास्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेक्चर 2 नहीं है, ये लेक्चर 4 है। ठीक है, लेक्चर 4 आप डिस्कस करेंगे हमारे साथ। लेक्चर 1, 2, 3 खत्म हो गया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने केवल इंट्रोडक्शन बताया, सेकंड लेक्चर में मोनोसैकेराइड जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, थर्ड लेक्चर के दौरान हमने आपको पढ़ाया कि किस प्रकार से हम डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और ये फोर्थ लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड क्या है और उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज पॉलीसैकेराइड। चलो तो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। जैसा कि आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं। तो बताया ये गया था कि पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि जिसमें हाइड्रोलिसिस के बाद, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट दे सकते हैं या बना सकते हैं, उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। यानी विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, जो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड नाम देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको पॉलीसैकेराइड समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए हम पॉलीसैकेराइड के इस आगे की बात करेंगे। इस पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत हमारे यहाँ 3 एग्जाम्पल हैं। वो तीनों एग्जाम्पल क्या क्या हैं? हम पॉलीसैकेराइड में पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं स्टार्च, यानी स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, 200 से 1000 इसमें अल्फा डी ग्लूकोज पाए जाते हैं। स्टार्च के बाद दूसरा है हमारे पास सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। और तीसरा है ग्लाइकोजन। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, प्लांट्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो सब इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं ये हमें आज बात करनी है। ये जो स्टार्च होता है बेटा, अब हमें पहले तो इस स्टार्च के बारे में पढ़ना है, फिर सेलुलोज पढ़ेंगे, फिर ग्लाइकोजन पढ़ेंगे। हम कहते हैं स्टार्च अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर ही स्टार्च कहा जाता है। सेलुलोज हमारा बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर है, और ग्लाइकोजन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। अब हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, और सबसे पहला टॉपिक हम आपसे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्टार्च। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पॉलीसैकेराइड स्टार्च के बारे में। कहा यह गया स्टार्च कुछ और नहीं, ये प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसी को हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। यानी प्लांट बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज पार्ट है वो स्टार्च होता है, और हम इसी स्टार्च को इनटेक करते हैं या खाते हैं। हम प्लांट से जो चीजें लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, उसके कार्बोहाइड्रेट पार्ट को जो हम खाते हैं वो स्टार्च ही होता है। अब हम इस स्टार्च के बारे में पढ़ते हैं। कहा गया कि जो स्टार्च होता है ये 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक पार्ट को बेटा हम एमाइलोज कहते हैं, और दूसरे पार्ट को हम एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। यानी स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट नेम्ड एज एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलोज। एमाइलोज जो होता है, स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों प्रेजेंट हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे आपसे कि कौन कितना मात्रा में है। हम कहते हैं जो एमाइलोज होता है ये 15 से 20% पाया जाता है, यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर या स्टार्च के अंदर इसका परसेंटेज 15 से 20% होता है। और ये जो हमारा दूसरा दिया गया ये 80 से 85% प्रेजेंट होता है, यानी कि 80 to 85% ये पाया जाता है एमाइलोपेक्टिन। जो ये होता है ये वाटर सोल्यूबल, यानी कि जो एमाइलोज है यह पानी में डिजॉल्व हो जाता है,
लेकिन एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी यह पानी में डिजोल्व नहीं होता। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि 200 से 1000 यूनिट्स इसकी आपस में कनेक्टेड होती हैं। और एक जो सबसे अहम बात है वह ये कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, यानी स्टार्च जो होता है वह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर बताया जाता है। एक और जरूरी बात यह है कि जो ये एमाइलोज पढ़ते हैं, इस एमाइलोज के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, वही प्रेजेंट होता है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का C1 एंड C4 लिंकेज होता है। क्या होता है? C1 एंड C4 लिंकेज पाया जाता है, ठीक है। और जो एमाइलोपेक्टिन है इसकी क्या कहानी है? इसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही होता है, लेकिन इसमें ब्रांच चेन भी पाई जाती है। पहला इसमें बताया जाता है कि C1 एंड C4 का अल्फा लिंकेज होता है, यानी अल्फा लिंक है, और उसके बाद C1 एंड C6 की बीटा यानी कि ब्रांच्ड चेन भी प्रेजेंट होती है, यानी कि दोनों तरह की चेन पाई जा रही है। एमाइलोपेक्टिन कंसिस्ट्स ऑफ अल्फा लिंकेज एंड बीटा लिंकेज, या फिर आप कह सकते हैं कि C1 C4 की सिंपल चेन है और C1 C6 की ब्रांच्ड चेन भी प्रेजेंट होती है। यह एमाइलोपेक्टिन में पाई जाती है और यह एमाइलोज में होता है। स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना हुआ है। स्टार्च के अंदर 15 से 20% एमाइलोज पाया जाता है, 80 से 85% एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। एमाइलोज के बात करें तो यह वाटर सोल्यूबल है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल है। यहाँ पर बताया गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का यह एक पॉलीमर बताया जाता है। कौन? स्टार्च। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अंदर C1 C4 लिंकेज अगर है तो उसे हम एमाइलोज कहते हैं। 200 से 1000 यूनिट आपस में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की कनेक्टेड होती है, वह एमाइलोज कहलाएगा बेटा। और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की अगर C1 C4 लिंकेज के साथ साथ C1 C6 लिंकेज भी प्रेजेंट है तो उसे हम एमाइलोपेक्टिन का नाम देते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर स्टार्च के अंतर्गत पाए जाते हैं, नोट करें इसे। इसके बाद हमारी आपसे बात होगी एमाइलोज के बारे में, यानी कि इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट हमारे पास दिखा कि एमाइलोज और बी पार्ट एमाइलोपेक्टिन। तो सबसे पहले हम एमाइलोज का डिस्कशन करेंगे, फिर हम एमाइलोपेक्टिन के बारे में बात करेंगे। एमाइलोज के बारे में अगर हम बात करें तो हमने एमाइलोज में एक बात पढ़ी जो स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, वो C1 एंड C4 लिंकेज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि हमने ये पढ़ा कि C1 एंड C4 लिंकेज हमें किसका लेना है? अल्फा डी ग्लूकोज का लेना है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, देखो सिंपल सी कहानी है। ये देखो ऐसे बनाते थे ना, ठीक है। आप ऐसा स्ट्रक्चर ही बनाते थे? कहें हाँ ऐसा ही बनाते थे, ये बनाते थे। आप ऐसे ही बनाते चले जाते थे? कहें हाँ हाँ ऐसे ही बनाते जाते थे। ये बना। हम कहते थे कि इसको आपस में जोड़ते जाते थे? कहें हाँ जोड़ते जाते थे। कहें वो कैसे जोड़ते थे? कहें देखा ना, ये ही जोड़ते थे। अल्फा है HOH OH HOH CH2OH और H, सेम कहानी वही HOH 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 HOH। हम C1 C4 की कहानी केवल दिखाते हैं आपको, ठीक है। एक मैं बना देता हूँ, छोड़ जाने तो, नहीं तो तुम कहोगे कि नहीं बनाए। ये अल्फा डी ग्लूकोज अपना आपके सामने आ चुका है, ये देखिए। इसी तरह से आप कहोगे कि ये चेन आगे भी ऐसे जुड़ती चली जाएगी और इसी तरह से ये चेन ऐसे इधर भी रहेगी,
कहें हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। कहते हैं कुछ नहीं करना है, HOH HOH। देखिए अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये देखिए H और OH बाहर, फिर H और OH बाहर, क्योंकि ये C4 है, ये C1 है, C1 C4 लिंकेज करना है ना। अब यहां से फिर O बाहर निकलेगा और सामने से फिर OH आएगा, H निकला OH सामने से आएगा, फिर H2O बना लेगा। अगर हम इसके थ्रू कहते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल, n मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। भाई जितनी आपस में चेन जुड़ेंगी वैसे निकलते ये चले जाएंगे। अब हम कहेंगे कि जब ये जुड़ते जाएंगे तो कैसे जुड़ेंगे, देखो ये O, ये देखो ऐसे ही आपस में इंटरलिंक होते चले जाएंगे और ये ग्लाइकोसिडिक 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 ऐसे लिंकेज भी बनता चले जाएगा। यह किसका स्ट्रक्चर है, यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर है। किसका है बेटा, एमाइलोज का। बनाइए खट्ट से। एमाइलोज के बाद फिर अगला स्ट्रक्चर हमारा एमाइलोपेक्टिन का आता है। मैं आपको एमाइलोपेक्टिन भी इसी दौरान इसी में बना के दिखा देता हूँ ना, अलग से नहीं बनाऊंगा, जिससे कि आपको दोबारा नहीं आपको तो मान लो बनाना ही पड़ेगा, मुझको नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए सेकंड वाला हमारे पास था एमाइलोपेक्टिन, तो कुछ नहीं करना है, C1 C4 लिंकेज है और उसके साथ साथ C1 एंड C6 लिंकेज भी है ना, ये ब्रांच्ड है, तो कुछ नहीं करना है। अब जरा देखो ये आपका C1 है, इसके साथ C6 जोड़ना है, तो C6 कैसे जोड़ोगे, जरा देखो। C6 जोड़ने के लिए आप यहां से इसको मिटा दें, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा आपको समझाने में। हमने कहा कि यहाँ OH है, कहें हाँ, कहें इसको आगे मत ले जाओ, अब यहीं रोक दो। तो हमें C1 C6 लिंकेज कराना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये बना। अब ये H OH H OH OH H H OH और ये हो गया CH2OH और ये H हो गया, हुआ। अब ये 1 से OH जुड़ा है और ये छठवां कार्बन है, तो ये दोनों HOH बना के फिर निकल जाएंगे बाहर। तो ये ऑक्सीजन के साथ CH2 क्या हो गया, इंटरलिंक हो गया कि नहीं हुआ, और ये छठवां कार्बन है तो C1 C6 लिंकेज हो गया। अब एक जगह से C1 C6 हुआ तो अब आगे फिर HOH फिर HOH फिर C1 C6 फिर HOH फिर OH फिर C1 C6 ऐसे बनता चला है। आप यहां से भी कर सकते हैं, जैसे ये तो अब यहां से नहीं होगा, वो जहां पर होगा इधर से ही होगा, क्योंकि पहला कार्बन आप बॉन्डिंग में अगर ले लिए हैं तो फिर नहीं बनेगा। आप यहां से एक बार बनाएं, फिर आप C1 C6 बना लीजिए, फिर C1 C4 कुछ बनाइए, फिर C1 C6 बना लीजिए, फिर C1 C4 बनाइए, फिर इस प्रकार से आप एमाइलोपेक्टिन का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जब एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप में यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा O, फिर ये CH2 हो गया, फिर ये H हो गया, फिर ये देखो ये ऐसे ये बन गया। अब फिर ये आगे जाएगा, O से कनेक्ट होकर के C1 C4 बनाता चला जाएगा, फिर कहीं C1 C6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम एमाइलोपेक्टिन का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्टार्च के अंतर्गत पाया जाने वाला एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया जा चुका है। अब हम इसके बाद बात करेंगे सेलुलोज के बारे में। स्टार्च के बाद सेकंड टॉपिक आता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, यह बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका, बीटा डी ग्लूकोज, यानी हम कहेंगे कि इसमें बीटा डी प्लस ग्लूकोज लेंगे और बीटा डी प्लस ग्लूकोज जो लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, C1 C4 लिंकेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक का C4 C1 लिंकेज बनाएंगे। अब हम देखते हैं ये कैसे बनाएंगे, अच्छा है ये भी C4 C1, आइए बनाते हैं।
ये बन गया 1 2 3 4 5 और ये हमारा CH2OH हो गया और ये 6 हो गया। कहे हाँ यार बात तो सही है। HOH नहीं, क्या करोगे, ऊपर OH होगा, OH H H OH OH H H OH, ये H रहेगा। अब आपको क्या करना है, बीटा डी फिर से लेना है, खत्म। ये देखो OH H H OH H H OH CH2OH H। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठवां। पहले पर OH लगा है और चौथे पर C4C1 लिंकेज था, तो पहले का OH और चौथे का OH, यानी चौथे का OH और पहले का OH बाहर जाएगा। कैसे जाएगा, ये बन गया H2O बनाकर बाहर निकल जाए और ये ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा। अब जब H2O बना के बाहर जाएगा तो जरा गौर करिएगा, एक ही स्टेप में इसको बता देता हूँ। अरे यार जब जल्दी आता हूँ तो बहुत गड़बड़ होता है। अब देखो ये चौथे कार्बन पर O लगा है, यही O यहाँ होगा, फिर ये यहाँ होगा। ठीक है, आप यही तो कनेक्ट कराए हैं, O से ये कनेक्ट हो गया और जब ये नीचे आएगा ऐसे, तो फिर ये ऐसे उठेगा, ये ऐसे उठेगा, ऐसे बनाओगे ना, ये और ये बन गया। फिर अब यहां से O कनेक्ट होगा ऐसे, फिर ये O कनेक्ट होगा ऐसे और यहां से क्या होगा, फिर ये O कनेक्ट होगा ऐसे, ऐसे जा करके बना। ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेलुलोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सेलुलोज जब भी बनाना होगा तो आप सेलुलोज इस प्रकार से बनाएंगे, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का यह पॉलीमर, नोट कर लीजिए। सेलुलोज के बाद फिर आएगा ग्लाइकोजन, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए तीसरे नंबर पर अब हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्या है, कहते हैं यह एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है। हमारे लीवर में, मसल्स में, ब्रेन में ये पाया जाता है। कहा यह गया कि जो भी फूड मटेरियल हम इंटेक करते हैं तो जो हमारे अंदर एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। यानी आप कह सकते हो कि यह एनिमल स्टार्च है, एनिमल स्टार्च इसे कहा जा सकता है। दूसरा चीज स्टोर्ड होता है हमारे बॉडी में, स्टोर्ड इन लीवर, ठीक है, मसल्स, ब्रेन, यहां पर इसके स्टोरेज की बात बताई जाती है। इसीलिए कहते हैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा भी ना हो, और जब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो ये स्टोर हो जाता है, और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो यह कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है यह ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम ग्लाइकोजन के अंतर्गत और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास और कॉन्सेप्ट आएगा, क्या वो जरा समझिएगा। हमारे लीवर में मेनली स्टोर होता है, मसल्स और ब्रेन का भी एग्जांपल इसमें दिया गया। ग्लाइकोजन के अंतर्गत हम एनिमल स्टार्च की बात करते हैं, यानी ग्लूकोज का स्टोरेज का जो फॉर्म है वही ग्लाइकोजन है। और इसमें आप कह सकते हो कि टू मच ब्रांच चेन प्रेजेंट इन एमाइलोपेक्टिन, यानी एमाइलोपेक्टिन में जैसे ब्रांचिंग है ना, तो ग्लाइकोजन में एमाइलोपेक्टिन की अगर हाईली ब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर हो जाए तो उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया गया, सिंपल सी बात कही गई कि हाईली ब्रांच्ड
स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन, यानी एमाइलोपेक्टिन का जो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है उसी को हम ग्लाइकोजन का नाम देते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एनिमल स्टार्च के रूप में ये पाया जाता है और इसका स्टोरेज होता है। कुछ समय के बाद यह ग्लाइकोजन जब हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो इसका ब्रेकडाउन होता है और यह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर फूड की मात्रा कम हो जाए तो भी हमारी गाड़ी चलती रहती है। तो कैसे चलती है? इसी से चलती है। तो ये हमारा ग्लाइकोजन का पोर्शन हो गया। और हम ग्लाइकोजन में कुछ बातें और भी आपको डिस्कस कर देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इधर बुक देना बेटा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं आपके पास बुक होगी, तो उसमें ग्लाइकोजन का पूरा पोर्शन पढ़ाने के बाद आपको बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हमें जानना ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट की। तो ज़रा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में हैं बुक अपनी ओपन करें। आपको लिखा गया कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल और प्लांट दोनों के लिए ये क्या है? इसेंशियल है, रिक्वायर्ड है। दूसरी बात बताई गई कि मेजर पोर्शन हमारे फूड का है और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि जिन सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको जैसे ही हम इंटेक करते हैं तो हमें क्या होता है? तुरंत एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए जब कभी भी कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है या फिर उसके बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है, वीकनेस सी फील होती है, तो उसे कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ खिलाया जाता है जिससे कि उसे तुरंत एनर्जी मिल जाए। जैसे शहद है तो ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये बताया गया कि हमारे बॉडी के अंदर ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टार्च होता है, स्टोर होता है। प्लांट्स के अंतर्गत ये क्या होता है? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। जो प्लांट्स को हम इंटेक करते हैं तो हम उसके स्टार्च वाले पोर्शन को खाते हैं जिससे हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। और जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो ये कार्बोहाइड्रेट जा करके हमारे बॉडी में स्टोर होने लगता है और जब इसकी मात्रा भी ज़्यादा हो जाती तो भी नुकसान करता है। ठीक है, हेल्दी बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट एक्सेस होने की वजह से। फिर वो क्या होता है कि अगर डाइटिंग पे आप रहते हैं, जैसे मान लीजिए भोजन कम करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में स्टोर है वो फिर क्या होता है? धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और बाद में जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे लोग कहते हैं कि हम खाएं ना तो मर जाएंगे। मरेंगे नहीं बेटा, कुछ दिन तक तो जीवित रहेंगे ही जब तक स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर है। यानी जितना भी ग्लाइकोजन, जब ग्लाइकोजन ब्रेक होकर के कंप्लीटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और अब ग्लाइकोजन अगर हमारे बॉडी में नहीं बचा है तब उसकी कंडीशन आती है, उसके पहले उसकी कंडीशन नहीं आती है। देखिए कोई बीमार हो जाता है तो 8-8 दिन 10-10 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, उसे जूस पानी पिलाया जाता है फिर भी वो जीवित रहता है। कैसे? क्योंकि उसके बॉडी में जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर है वह उसका ब्रेकडाउन हो रहा है और उसी से उसे एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, उसके साथ साथ ये बताया गया कि ये इंडस्ट्रियल पर्पज पे रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी इंडस्ट्रीज में क्या होता है? ये रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग में आता है और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोटीन और लिपिड्स के फॉर्मेशन में भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। कॉटन, फाइबर, इन सभी में भी इम्पोर्टेंस है ग्लूकोज का। इस तरह से ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट के तमाम एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंस हमने बता दी। उम्मीद है कि कार्बोहाइड्रेट आपको समझ में आ जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हमने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड तीनों बात कर ली है और अगर तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो तो फिर मिलिएगा नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। यानी कि हमारा अगला टॉपिक होगा प्रोटीन। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कार्बोहाइड्रेट और इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली खत्म हो गया है और ये सबसे बड़ा टॉपिक था। 4 ही टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। तो हम सेकंड टॉपिक प्रोटीन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी कार्बोहाइड्रेट के साथ और कार्बोहाइड्रेट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे प्रोटीन के साथ।